Hello friends, welcome to my channel Bright on Your Future in Pharmacy. Today we will study the topic posology. पोसोलॉजी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे. पोसोलॉजी है क्या? जो पोसोस वर्ड है POSOS, इसका मतलब है हाउ मच और लॉजी का मतलब है साइंस. दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with how medicines are dosed to produce its therapeutic effect. Second point is it also depends upon various factors like age, climate, weight, sex, severity of the disease and so on. पोसोलॉजी जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब ये है कि हमें कितनी मात्रा में कितना डोज लेना है किसी पर्टिकुलर वेट के लिए, पर्टिकुलर मेल फीमेल के लिए, पर्टिकुलर एज के लिए और क्या कंडीशन है, क्योंकि जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो उसी के हिसाब से ही प्रोड्यूस होगा. अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और बहुत कम लेंगे तो भी बहुत उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. तो पोसोलॉजी ये बताता है कि कितनी मात्रा में कितनी मेडिसिन लेनी है. The word is derived from Greek words posos, how much, and logos means science. So posology is a branch of medical science which deals with dose and quantity of drugs which can be administered to a patient to get a desired action. In this, there are many factors which influence the dose. ये जो word है पोसोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसलिए ये एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डोज और क्वांटिटी दोनों से डील करती है. किसकी डोज और क्वांटिटी? ड्रग्स की. ये डोज और क्वांटिटी विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू अ पेशेंट. पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कितनी डोज और क्वांटिटी की जरूरत होती है जिससे कि जो भी ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन या डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस हो सके. पोसोलॉजी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे कि पोसोलॉजी प्रभावित होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में. फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज स्लाइड में शो हो रहे हैं. पहला फैक्टर जो है वो है एज. सेकंड फैक्टर इज जेंडर. थर्ड फैक्टर इज बॉडी वेट. फोर्थ फैक्टर इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फिफ्थ फैक्टर इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Sixth factor is environmental factors. Seventh factor is emotional factor. Eighth factor is presence of disease. Ninth is accumulation. 10th factor is additive effects. 11th factor is synergism. 12th factor is antagonism. 13th factor is idiosyncrasy. 12th factor is tolerance. 15th factor is tachyphylaxis. And 16th factor is metabolic disturbances. These are the important factors which affect a dose. इन फैक्टर्स को हमें डिटेल में भी आगे स्टडी करना है. कुछ फैक्टर्स तो आपको एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ ही रहे हैं और जो आगे के फैक्टर्स हैं वो उनको हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट फैक्टर जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है एज. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी डोज के लिए अफेक्ट करता है वो एज कहलाता है. द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विथ एज. न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर एबनॉर्मली सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग्स बिकॉज ऑफ द इमेच्योर स्टेट ऑफ देयर हैप्टिक एंड रेनल फंक्शन बाय विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. किसी भी डोज को देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज. कैसे? क्योंकि जो एज है वो हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार से डोज दिया जाता है. छोटे बच्चों के लिए डोज अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, ओल्ड पेशेंट के लिए अलग होता है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के लिए अलग होता है. बॉडी पार्ट्स उतने डेवलप नहीं होते हैं तो वो सेंसिटिव रहते हैं बहुत सारे ड्रग्स के लिए. तो किसी भी फैक्टर में हमें एज का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है ये क्योंकि अगर डोज देंगे जो भी किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए देंगे तो अगर उसका एज कम है तो उसमें जो डोज है वो उस हिसाब से इफेक्ट करेगा. एडल्ट के लिए जो डोज रहेगा वो अलग इफेक्ट करेगा. तो इसलिए फैक्टर्स में डोज सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है. सेकेंड फैक्टर इसमें दिया गया है फेलर टू डिटॉक्सिफाई एंड एलिमिनेट ड्रग्स रिजल्ट्स इन देयर एक्यूमुलेशन इन द टिश्यूज. फर्दर अगर हम इसकी स्टडी देखते हैं कि किस प्रकार से एज फैक्टर जो है वो किस प्रकार से
किसी भी बॉडी में या किसी भी पेशेंट के लिए अफेक्ट करता है, तो इसका कारण ये है कि जो भी इसमें मेडिसिन दी जाती हैं, फेलर टू डिटॉक्सिफाइड एलिमिनेट ड्रग्स, बहुत सी ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एलिमिनेट भी होती हैं बॉडी से। तो अगर डोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ड्रग्स जो रहती है वो एलिमिनेट प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। इसलिए क्या होता है, रिजल्ट्स इन देयर एक्यूमुलेशन इन द टिश्यूज, जो टिश्यूज है उसमें वो डिपॉजिट होने लग जाएंगी, रहने लग जाएंगी, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिक लेवल प्रोड्यूस होगा। वेयर एज elderly patients are more sensitive to some drugs, example hypnotics, which may produce confusion state in them. Similarly, अगर हम फैक्टर जो एज है उसको अगर फर्दर और स्टडी करते हैं कि ओल्ड पेशेंट में किस हिसाब से अफेक्ट करता है, तो कुछ ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो उनको कई ड्रग्स के सेंसिटिव होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है इस ड्रग में हिप्नोटिक्स का, विच में प्रोड्यूस कंफ्यूजन स्टेट इन दैम, जो क्या करती है, हिप्नोटिक्स मेडिसिन जो अगर ज़्यादा मात्रा में उसको दिया जाए तो क्या हो जाता है, उससे कंफ्यूजन स्टेट प्रोड्यूस हो सकता है। तो एज फैक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से डोज के लिए इफेक्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डोज के लिए अफेक्ट करता है वो है जेंडर। किस हिसाब से जेंडर करता है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं। कैसे, women do not always respond to the action of the drug in the same manner as it is done in men. Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscles, example drastic purgatives, anti-malarial drugs, ergot alkaloids, are contraindicated during pregnancy. Alcohol, barbiturate, narcotic drugs acts on the fetus through placenta. And during lactation, morphine, tetracycline avoided because it affects on the babies. बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं, कई उसमें रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, हमारी बॉडीज में कई प्रकार के बैरियर्स अवेलेबल होते हैं, और अगर ये मेडिसिन जो रहती हैं वो उन बैरियर से क्रॉस कर जाती हैं तो क्या हो जाता है, उनका एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज एग्जाम्पल ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिससे क्या होती है, मेडिसिन जो रहती हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी प्रकार अगर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, कौन कौन सी, जिसमें दिया गया है आप लोगों की एल्कोहल, बार्बिचुरेट, नार्कोटिक ड्रग्स, ये फीटस को प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस को इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इस प्रकार की मेडिसिन को अवॉइडेड करना चाहिए। एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी मेडिसिन जो रहती हैं वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इन मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेल और फीमेल में किस हिसाब से मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में मेडिसिन अलग दी जाएंगी, स्पेशल अलग केयर के उसमें अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, इसलिए जेंडर यानी मेल और फीमेल का फैक्टर डोज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बॉडी वेट. The average dose is mentioned either in the terms of mg per kg of body weight. जो भी डोज रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए मेंशन करने के लिए उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अनदर टेक्निक यूज्ड एज ए टोटल सिग्नल फॉर ए एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 kg. However, the dose expressed in this fashion may not apply in case of obese patient, children and malnourished patient. It should be calculated according to weight, according to body weight. बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज दिया जाना चाहिए। बॉडी वेट बहुत कम है और डोज बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा तो बहुत रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और डोज की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसका उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सपोज बुखार की ही दवाई है, अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और डोज बहुत कम लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, उससे फीवर कम नहीं होगा। इसलिए बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है किसी भी डोज को देने में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, पोसोलॉजी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं क्या है, किसी भी मेडिसिन को लेने का तरीका, किस रूट से हम उसको लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, पेरेंटल रूट से लेते हैं, टॉपिकल रूट से लेते हैं, ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस हिसाब से अफेक्ट करेगा पोसोलॉजी में। डोजेस ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोजेस. Intravenous route, this might enhance the chances of drug toxicity.
and the effectiveness of a drug formulation is generally controlled by route of administration. यदि किसी भी मेडिसिन को अगर आपको लेना है तो आप खुद भी ड्रग्स को ओरल ही लेना प्रेफर करेंगे रादर देन टेकिंग बाय इंजेक्शंस. तो जो डोज रहता है वो अगर हम ओरल रूट से लेते हैं वो स्मॉलर रहता है. ठीक है. इंट्रावेनस रूट में अगर कोई मेडिसिन ली जाती हैं वो कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, कुछ केसेस में करती हैं, लेकिन अगर फास्ट एक्टिंग किसी मेडिसिन को चाहिए है तो उसको हम पेरेंटल रूट से ही यूज करते हैं. So the effectiveness of a drug formulation is generally controlled by the route of administration. इसलिए किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन का जो इफेक्टिवनेस है उसकी जो वैल्यू है वो किससे कंट्रोल होती है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही कंट्रोल होती है. लेने का तरीका, किस रूट से हम मेडिसिन को हमारी बॉडी में टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Now moving on the other part, that is time of administration. Time of administration is also as important as route of administration. How? The presence of food in the stomach delay the absorption of the drug and rapidly absorbed from the empty stomach. बहुत सारी मेडिसिन खाली पेट ली जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाना खाने के कुछ बाद ली जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे का अंतराल होता है. तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डोज की इफेक्टिवनेस के लिए, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए. अगर पहले से ही खाना जो है प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाता है, जो स्टमक में जो डिले है ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा रुक जाता है, डिले हो जाता है. और अगर ड्रग रैपिडली यानी तेजी से कब एब्जॉर्ब होंगी, जब वो खाली पेट ली गई हैं. तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो खाली पेट ली जाती हैं और बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कुछ खाने के बाद ही ले जाती हैं. तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक पॉइंट और इसमें पढ़ना है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में. आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल शुड बी गिवन आफ्टर मील एंड एंटासिड ड्रग्स टेकन बिफोर मील. आप लोगों ने कुछ मेडिसिन का नाम सुना होगा जिसमें आयरन, आर्सेनिक और कॉड लिवर ऑयल होता है. इन मेडिसिन को कब लिया जाना चाहिए? शुड बी गिवन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेना चाहिए. एंड एंटा एसिड यानी एसिडिटी को दूर करने की जो ड्रग्स होती हैं वो कब ली जाती हैं? बिफोर मील ली जाती हैं. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is as important as route of administration factor. Next factor which is important, that is environmental factor. How it is important? The personality and behavior of a physician may influence the effect of a drug, especially the drugs which are intended for use in psychosomatic disorders. Females are more emotional than male and required less doses of certain drugs. इसका एक जो पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कि फीमेल्स जो रहती हैं वो मेन से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए जो डोज होता है कई ड्रग्स का वो लेस दिया जाता है. रिक्वायर्ड लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका डोज जो है वो बहुत ज़्यादा ना लेकर बहुत कम दिया जाता है. एंड इनर डोजेस फॉर्म्स कॉल्ड प्लेसिबोस which resemble the actual medicament in the physical properties are known to produce therapeutic benefit in disease like angina pectoris and bronchial asthma. एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है कुछ ड्रग्स का जिसको हम प्लेसिबोस बोलते हैं. इसमें एक्चुअल मेडिकामेंट को रिजेंबल करके जो मेडिकामेंट है वो उसको दिया जाता है. ठीक है. तो ये जो है इसका अगर आगे इसमें इसकी स्टडी में शो किया गया है कि इससे थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, थेरापेटिक बेनिफिट प्रोड्यूस होता है बहुत सारे डिजीज़ में, जैसे एंजाइना पैक्टोरियस है, ब्रोंचाइल अस्थमा है, इसमें ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग स्टडी करेंगे डोज अफेक्टिंग पोसोलॉजी में वो है प्रेजेंस ऑफ डिजीज. ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स एंड chlorpromazine may produce usually unusually prolonged effect in patient having liver cirrhosis, such as streptomycin produce toxic effect on these patients. Their kidney function is not working properly because streptomycin excreted through kidney. बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो किसके द्वारा एक्सक्रीटेड होती हैं? किडनी के द्वारा एक्सक्रीटेड होती हैं. अगर किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो इससे जो
डोज है किसी मेडिसिन का, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी अफेक्टेड होगा। अगर पहले से कोई डिजीज कंडीशन बॉडी में है, उसके बाद मेडिसिन ली जा रही हैं, तो वो उसके भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज फैक्टर किस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहा? ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट एंड क्लोरोप्रोमाजाइन में प्रोड्यूस अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। जो ड्रग्स है, एग्जांपल दिया गया है इसमें बार्बिचुरेट्स और क्लोरोप्रोमाजाइन का दिया गया है, जो एक अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं किसमें? इन पेशेंट हैविंग लीवर सोराइसिस। ऑलरेडी कंडीशन लीवर सोराइसिस की है, उसके बाद में मेडिसिन दी गई हैं, बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरोप्रोमाजाइन दी गई है। इससे जो उनका इफेक्ट है वो क्या करने लग जाता है? अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ज्यादा देर तक वो बॉडी में रिटेन रहती है। ठीक है, तो जो प्रेजेंस ऑफ डिजीज है वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है किसी भी डोज के फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे वो है एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION। स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके। सम ड्रग्स प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट इफ इट इज रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत सारी मेडिसिन जब जरूरत से ज्यादा समय के लिए ली जाती हैं। सम ड्रग्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट, उन मेडिसिन का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इफ इट इज रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको बहुत ज्यादा लिया जाता है मात्रा में, ज्यादा दिन तक मात्रा में लगातार लेते जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज एक्यूमुलेशन। मतलब जो बॉडी में क्या है वो काफी टाइम तक एक्यूमुलेट हो रही है, बॉडी में बहुत समय तक रिटेन हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल इज डिजिटेलिस, इमेटिन, हैवी मेटल्स, बिकॉज दीज ड्रग्स एक्सक्रीटेड स्लोली। इनका जो रीजन है एक्यूमुलेशन का वो क्यों है? क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो एक्सक्रीशन में टाइम स्लो करती हैं, बहुत धीरे धीरे एक्सक्रीट होती हैं, आराम से एक्सक्रीट नहीं होती, उनका जो एक्सक्रीशन टाइम है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इसके कारण से ये क्या करती हैं? इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती हैं वो दैट इज नोन एज एक्यूमुलेशन। दिस अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो जो ड्रग्स बहुत समय तक ज्यादा मात्रा में ली जाती हैं, रिपीटेडली ली जाती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए ली जाती हैं, वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज एक्यूमुलेशन। Moving to the another effect that is known as additive effect. When two or more drugs administered together is equivalent to some of their individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect. ऐड करने का मतलब आप जानते हैं, जोड़ना, सम करना, और एडिटिव इफेक्ट यानी हम एक से जब ज्यादा मेडिसिन को ले रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एडिटिव इफेक्ट। ये कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है और किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे। व्हेन टू और मोर ड्रग्स, जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जाती हैं साथ में, together is equivalent to some of their individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect. इसका जो एग्जाम्पल है वो है इफिड्रिन एंड अमीनोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंचाइल अस्थमा। ब्रोंचाइल अस्थमा के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसका नाम है एफिड्रिन एंड एमिनोफाइलिन, जो एक एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को एक साथ लिया जाता है, एंड sum is equivalent to some of their individual pharmacological action. This effect is known as additive effect and it produces and it affects the dose of a drug. Moving on the 10th factor, 10th effect, that is known as antagonism, ANTOGONISM. How it is important we will see. When the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as drug antagonism. The use of antagonistic response to drugs is valuable in the treatment of poisoning. Example, milk of magnesia is given in acid poisoning where alkaline effect of milk of magnesia neutralizes the effect of acid poisoning. ये जो एंटागोनिज्म का इफेक्ट है या एंटागोनिज्म का जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि जहाँ एक ड्रग दी गई है और उस ड्रग का अगर हम अपोज करना चाहते हैं एक्शन, तो उसके लिए जो इफेक्ट यूज किया जाता है दैट इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म. व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज,
एक ड्रग का जो एक्शन है वो अपोज किया जाता है बाय द अदर ड्रग ऑन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। एक ही समय पर अगर हमने पहले से कोई मेडिसिन ली गई है और उसका ड्रग का इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम जो इफेक्ट यूज करते हैं दैट इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। अब ये कैसे और आगे रहेगा इसका हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है द यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। किसी प्रकार की पॉइजनिंग होने पे, किसी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने पे क्या किया जाता है, एंटागोनिज्म इफेक्ट को लाया जाता है। कैसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग। एसिड पॉइजनिंग की कंडीशन में क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, वेयर अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग। जो अल्कलाइन इफेक्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो क्या करता है, एसिड पॉइजनिंग की कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी प्रकार से व्हेन adrenaline and acetylcholine are given together, they neutralize the effect of each other due to antagonism because adrenaline is vasoconstrictor and acetylcholine is vasodilator. Thank you for watching posology factors. अभी हम लोगों ने 10 फैक्टर्स इसमें स्टडी किए हैं। जो नेक्स्ट इसका वीडियो रहेगा उसमें रिमेनिंग फैक्टर्स और कैलकुलेशन ऑफ डोजेस हम इसमें देखेंगे। तो जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा पोसोलॉजी का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके।